सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में वर्गीकरण से संबंधित एक पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। वर्गीकरण का नाम है प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल की पादप वर्गीकरण पद्धति। इससे पहले कल हम लोगों ने बेंथम और हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति थी उसके बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार बेंथम और हुकर ने एंजियोस्पर्म को वर्गीकृत किया था, कौन कौन से सब डिवीज़न और क्लासेज, सीरीज़ और ऑर्डर और फैमिली था। आपके सिलेबस में बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन और एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सम्मिलित है। सबसे पहली चीज़, अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण था वो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था, जबकि एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो जाति वर्तीता यानी जिसे हम फाइलोजेनी कहते हैं उस पर आधारित है। थोड़ा सा परिचय आपको मैं एंगलर और प्रेंटल के बारे में दे दूं। इन दोनों ने ये जो क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण दिया था ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद में ये वर्गीकरण पद्धति है वो प्रस्तुत की गई थी। 1859 में जो डार्विन का सिद्धांत आया था उसके बाद ये वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की गई थी, जबकि बेंथम और हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति थी वो उसके सिमिलर ही प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे इनका पूरा नाम है एडोल्फ एंगलर, 1844 से 1930 ये इनका जन्म और मृत्यु लिख रखी है। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे कार्ल प्रेंटल, ये दोनों वैज्ञानिक जर्मनी के थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है डाई नेचुरालाइकेन फ्लेंजन फैमिली, यहाँ इस बुक्स का नाम लिख रखा है। ये जो पुस्तक थी ये 23 खंडों में प्रकाशित हुई थी और 23 खंडों में ये जो प्रकाशन का जो टाइम पीरियड है वो 1887 से 1915 तक, मतलब इतने टाइम के दौरान 23 बार इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इसी पुस्तक में वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एंगलर और प्रेंटल का जो मैंने लिख रखा है इसमें टाइम पीरियड 1887 से 1915, मतलब इस दौरान इन्होंने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। ये जो वर्गीकरण पद्धति है, आपने एक नाम सुना होगा, आइक्लर वैज्ञानिक थे जो फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते थे। 1875 में उन्होंने भी एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो उसी वर्गीकरण का जो है एक विस्तृत रूप है, जिस प्रकार बेंथम और हुकर ने डी कॉन्डोले के वर्गीकरण को आगे प्रस्तावित किया था या प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार एंगलर और प्रेंटल ने आइक्लर की पद्धति को फॉलो किया। कुछ विशेषताएं जो इस क्लासिफिकेशन में जिसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़, इसमें डाइकोट को मोनोकोट के बाद में रखा गया था। हमेशा जो द्विबीजपत्री पौधे थे वो एक बीजपत्री के बाद में रखे गए थे, जो संभवतः इस धारणा या इस अवधारणा की या इस क्लासिफिकेशन पद्धति की सर्वाधिक त्रुटि मानी जा सकती है। बेंथम और हुकर ने क्या किया था, मोनोकोट को डाइकोट के बाद में रखा था। दूसरा, इसमें ऑर्किडेसी को ग्रेमिनी से एडवांस माना गया है। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेंथम और हुकर ने क्या किया था, ऑर्किडेसी को प्रिमिटिव माना था और ग्रेमिनी फैमिली को एडवांस माना था, लेकिन एंगलर और प्रेंटल जो है वो ऑर्किडेसी फैमिली को ग्रेमिनी से एडवांस मानते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि द्विबीजपत्री पौधों में एमेंटिफेरी वर्ग, आगे हम पढ़ेंगे, एमेंटिफेरी जो वर्ग होता है उसमें विशेषता ये होती है कि उसमें जो पुष्पक्रम होता है वो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, हिंदी में इसको लटका हुआ पुष्पक्रम की कहते हैं। एक प्रकार के रेसिमोज जिसको हम बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम का प्रकार है। आगे मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानकारी दूंगा, तब ये वर्ड है कैटकिन, उसमें डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस और एपिटेलस का मतलब जिसमें पेटल उपस्थित नहीं हो उसको प्रिमिटिव माना। आगे हम देखेंगे कि जो एमेंटिफेरी वर्ग है, एमेंटिफेरी वर्ग के अंदर ये विशेषता होती है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस और एपिटेलस, तो ये प्रिमिटिव है। जैसे कैजुराइनेसी फैमिली है वो एमेंटिफेरी के अंदर रखी गई है। तो एंगलर और प्रेंटल ने इस वर्ग को प्रिमिटिव माना, या अपन ये कह सकते हैं कि इसको अपन कह सकते हैं पूर्वगामी माना, सबसे प्रिमिटिव डाइकोट के अंदर एमेंटिफेरी को सबसे प्रिमिटिव माना। ये जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया था, इस क्लासिफिकेशन का प्रभाव ये पड़ा कि यूरोप और अमेरिका में जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन चलता था, लगभग इस क्लासिफिकेशन ने उस क्लासिफिकेशन को लगभग अपन कह सकते हैं कि रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर दिया था। लेकिन जो एशियन या इंडिया के अंदर बेंथम और हुकर का प्रभाव है वो ज़्यादा है। ये जो वर्गीकरण पद्धति है वो जातिवर्तीता, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे हम फाइलोजेनी करते हैं वो, और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी
पर जोर डाला गया था, जिसको बोलते हैं पुष्प के अंदर उत्तरोत्तर जटिलता। किस प्रकार से जटिलता है या क्या आधार है, इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा एक विशेषता इस क्लासिफिकेशन की यह भी है कि इसमें पॉलीपिटेली और एपिटेली, आपको ध्यान हो तो बेंथम और हुकर के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें एक क्लास पढ़ी थी मोनोक्लेमाइडी, और उस मोनोक्लेमाइडी के अंदर विशेषता ये थी कि पेटल है वो उपस्थित नहीं थे। तो इन दोनों को बेंथम और हुकर ने पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी 3 अलग अलग क्लास दी थी, जबकि एंगलर और प्रिंटल ने एपिटेली यानी जो मोनोक्लेमाइडी जिसको कहा गया और पॉलीपिटेली दोनों को एक साथ विलय किया गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको एंगलर और प्रिंटल के बारे में दी। नेक्स्ट में आप देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन था एंगलर और प्रिंटल का, उसमें जो क्लासिफिकेशन को आधार माना गया या जो आधारभूत सिद्धांत थे उसमें ये माना गया था कुछ करेक्टर एंगलर और प्रिंटल ने प्रिमिटिव माने और कुछ करेक्टर को उन्होंने एडवांस माना। जैसे आप देखें यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर प्रिमिटिव है और कौन कौन से करेक्टर एडवांस है। अगर किसी फैमिली में विदाउट पेरियंट अगर परिदल पुंज नहीं है तो वो प्रिमिटिव फैमिली है। विद पेरियंट परिदल पुंज सहित जो फैमिली है वो एडवांस करेक्टर माना गया है। परिदल पुंज अगर एक चक्र में उपस्थित है या तो है ही नहीं, अगर मान लो परिदल पुंज उपस्थित है और एक चक्र में ही उपस्थित है, एक चक्र का मतलब ये होता है कि जब बाह्य दल पुंज और दल पुंज का आप विभेदन नहीं कर सकते हो तो उसे परिदल पुंज को एक चक्र ही मानते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें लिख सकता है विथ 2 पेरियंट, 2 परिदल पुंज का चक्र उपस्थित हो, यानी दल पुंज और बाह्य दल पुंज में जब आप विभेदन कर सकते हो तो उसे अपन बोलते हैं विथ 2 पेरियंट। एनिमोफिली, अगर वायु परागण हो रहा है, वायु परागण की तुलना जो है की तुलना में जो इंसेक्टोफिली जिसे हम कीट परागित कहते हैं उसको करेक्टर को एडवांस माना गया है। इसी प्रकार पॉलीपिटेली मतलब पेटल आपस में जुड़े हुए नहीं हो, पॉलीपिटेली को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपने सी और इसकी संख्या 5 लिख दी तो ये पॉलीपिटेली है, और अगर इसी को अपन ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इसे हम गैमोपिटेली कहते हैं। तो गैमोपिटेली जो करेक्टर है वो एंगलर और प्रिंटल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एडवांस करेक्टर है। 5th करेक्टर ओवेरी सुपीरियर। ओवेरी सुपीरियर का मतलब ये हुआ कि थैलेमस से, जैसे मान लो ये थैलेमस वाला पोर्शन है ये वाला, और इस थैलेमस के पोर्शन से आपको ओवरी का जो पोर्शन है ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओवरी कहलाती है। ये पोर्शन थैलेमस या जिसको हम पुष्पासन कहते हैं, ये स्टाइल कहलाती है और स्टिग्मा कहलाता है। इस प्रकार की पोजीशन हो जिसमें आप ओवरी को आराम से देख सकते हो तो उसे सुपीरियर ओवरी कहती है। ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और इन्फीरियर ओवरी में क्या होगा कि इन्फीरियर ओवरी के अंदर आपको जो ओवरी है वो ओवरी का जो पोर्शन है वो थैलेमस के द्वारा पूर्ण रूप से ढका रहता है, इस वजह से उसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो इन्फीरियर ओवरी का जो करेक्टर है वो एंगलर और प्रिंटल ने एडवांस माना है। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ये प्रिमिटिव करेक्टर है। बाईसेक्सुअल द्विलिंगी है वो एडवांस करेक्टर है। एक बीजपत्री फैमिली मोनोकॉट को जैसा मैंने पहले बता दिया था कि एंगलर और प्रिंटल ने इसको प्रिमिटिव रखा है, जबकि जो डाइकॉट या जो द्विबीजपत्री है उनको एडवांस रखा गया है। अगर पुंकेसर और कार्पल जो जायांग जिसको अपन बोलते हैं वो अगर असंख्या में हैं तो प्रिमिटिव करेक्टर है, और निश्चित संख्या में उपस्थित हो जैसे अपन लिख सकते हैं, सपोज मान लो ए ये अपन ने 5 लिख दिया और जी की जगह 2 लिख दिया, इसका मतलब इनकी संख्या है वो फिक्स है, तो वो जो करेक्टर है वो एडवांस माना गया है। तो एंगलर और प्रिंटल ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया कि प्रिमिटिव करेक्टर कौन से हैं और एडवांस करेक्टर कौन से हैं। अब हम इसके जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लासिफिकेशन के अंदर जो टोटल फैमिलीज़ है उस फैमिलीज़ की संख्या लगभग 286 के करीब है। तो जो एंगलर और प्रिंटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बीजधारी पौधों या जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, यहाँ पे लिखें डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, या यहाँ पे आप जो बेंथम और जो साइफोनो गेमिया भी कहते हैं, और इसको आप स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हो। स्पर्मेटोफाइटा यानी बीजी जो पौधे होते हैं वो, तो स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन कह सकते हो, या आप इस डिवीजन को एम्ब्रियोफाइटा भी कह सकते हो या साइफोनोगेमिया भी कह सकते हो। ये 3 नाम है डिवीजन के। अब उसने क्या किया एंगलर और प्रिंटल ने इसको 2 उप प्रभागों में सब डिवीजन में, पहला जो उप प्रभाग है वो है जिम्नोस्पर्म, ये आपके सब डिवीजन पहला, और दूसरा जो सब डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। आप अगर इसकी तुलना बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन से करोगे तो बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट और मोनोकॉट के मध्य में रखा था, जबकि एंगलर और प्रिंटल ने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव माना है। तो ये करेक्टर बेंथम और हुकर का अपने ये कह सकते हैं कि वो डीमेरिट थी, उस डीमेरिट को एंगलर और प्रिंटल ने अपन कह सकते हैं कि इसको इम्प्रूव कर दिया। अब आप देखें कि
ये दोनों जो समूह हैं जो है इसमें आप एंजियोस्पर्म को आप मुख्य रूप से देखेंगे तो एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस के अंदर उन्होंने वर्गीकृत कर दिया गया था, एक मोनोकोटिलीडन और एक डाइकोटिलीडन। इसके अंदर संख्या दे रखी है, इसमें 14 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, इसमें 44 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। फिर जो डाइकॉट है, डाइकॉट के अंदर आर्चिक्लेमाइडी एक जो अपन कह सकते हैं कि उसको उपवर्ग, जिसको यहाँ ये क्लास है तो आर्चिक्लेमाइडी इसकी हो जाएगी सब क्लास। आगे और मैं क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर मुख्य विशेषताएं क्या होती है? एपिटेली, एपिटेली का मतलब पेटल नहीं है, कोरोला पॉलीपेटलस है, पेरियंथ सिंगल या डबल है, और इसमें 33 ऑर्डर और 201 फैमिलीज को सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो सब क्लास है जिसको हम मेटाक्लेमाइडी कहते हैं या जिसे हम सिम्पिटेली भी कह सकते हैं, इसमें विशेषता है कोरोला गैमोपेटलस है, पेरियंथ 2 चक्र में उपस्थित है और इसमें 11 ऑर्डर और 57 फैमिलीज को सम्मिलित किया गया है। एंगलर और प्रिंटल के क्लासिफिकेशन की ये आउटलाइन है। थोड़ा सा विस्तार से हम और अगर इसको समझना चाहें तो इस चार्ट के द्वारा ये मैंने एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा कि पूरी तरह से किस तरह से अपन एग्ज़ाम के हिसाब से कितना जो क्लासिफिकेशन है वो याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये डिवीजन हो गया स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, और जिम्नोस्पर्मी के अंदर ये सारे के सारे ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, बेनिटाइटेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफिरेल्स, कॉर्डाइटेल्स और नीटेल्स। स्पेलिंग GNE है, GNETALES, नीटेल्स, जिसमें एफिड्रा और नीटम आते हैं। जिम्नोस्पर्म की सबसे एडवांस है। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें आप शुरुआती जो है साइकेडोफिलिकेल्स जिसके सदस्य फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, और नीटेल्स, नीटम और एफिड्रा इसके सदस्य हैं, ये सबसे एडवांस है। आप 2 ऑर्डर भी आप इसमें याद रख सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा जो सब डिवीज़न है, आप यहाँ आ जाए, ये देखें दूसरा जो सब डिवीज़न है जिसको हम एंजियोस्पर्मी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी को पुनः जब क्लासिफिकेशन किया गया है तो पहली जो क्लास है जिसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन, और दूसरी जो क्लास है इसको रखा गया डाइकोटिलीडन। मोनोकोट में 11 ऑर्डर और 45 फैमिली सम्मिलित है, जबकि डाइकोट के अंदर 40 ऑर्डर और 241 फैमिली सम्मिलित है। टोटल जो फैमिलीज की संख्या है 286, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। एंगलर और प्रिंटल ने 286 फैमिली को वर्गीकृत किया था। अब आप याद हैं मोनोकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन में ये फैमिली है। आप ये देखें कि जो एक बीजपत्री है उसमें उन्होंने जो शुरुआत है वो टाइफेसी फैमिली से की थी, यानी ऑर्डर पेंडेनेल्स का जो टाइफेसी फैमिली है एक बीजपत्री के अंदर वो सबसे प्रिमिटिव है, तथा समाप्ति कहाँ पे हुई है? ऑर्किडेसी में। ऑर्किडेसी अकॉर्डिंग टू एंगलर और प्रिंटल इस फैमिली सबसे एडवांस है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि ग्रेमिनी फैमिली को पहले रखा गया है ऑर्डर ग्लूमीफेली के अंदर। बेंथम और ऊकर ग्रेमिनी फैमिली को सबसे लास्ट में रख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंगलर और प्रिंटल प्रिमिटिव फैमिली टाइफेसी मोनोकॉट के अंदर, और एडवांस फैमिली कौन सी होगी? ऑर्किडेसी। अब आप आ जाएं वापस दूसरी जो क्लास है आपके पास डाइकॉट, जिसके अंदर अपने 40 ऑर्डर और 241 फैमिलीज को रख रखा है। पहली सब क्लास है आर्चिक्लेमाइडी, जिसमें मोनोक्लेमाइडी और पॉलीपिटेली को जोड़ दिया गया। पॉलीपिटेली और एपिटेली दोनों को, जैसा कि मैंने पहले कैरेक्टर में बताया था कि इन दोनों को संयुक्त किया गया, जबकि बेंथम और ऊकर ने इसको संयुक्त नहीं किया था। विशेषताएं क्या हैं? परिदल पुंज अनुपस्थित। अगर उपस्थित है परिदल पुंज तो वो एक चक्र में। पहला ये है कि इसमें पेरियंथ होगा ही नहीं, और अगर है तो वो एक चक्र में, और अगर 2 चक्रों में हो तो सदैव पॉलीपेटली। 2 चक्र का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो परिदल पुंज 2 में है तो हमेशा पेटल होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होंगे। इसमें 30 ऑर्डर और 189 फैमिलीज को सम्मिलित किया गया है। अब आप वापस यहाँ पे आ जाएं कि अकॉर्डिंग टू एंगलर और प्रिंटल ऑर्डर वर्टिसिलेटी का जो फैमिली कैजुराइनेसी है, जिसको हम लोग एमेंटीफेरी कहते हैं, जिसके अंदर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि सबसे प्रिमिटिव है। उसके बाद कुछ और ऑर्डर आप नाम दे रखे हैं, लेकिन सबसे लास्ट में आप जो ऑर्डर देखोगे रेनेल्स, और रेनेल्स के अंदर निम्फिएसी फैमिली को पहली मानी गई है और रेननकुलेसी फैमिली को बाद में माना गया है। यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि बेंथम और ऊकर ने रेननकुलेसी फैमिली को सबसे पहले रखा गया था, जबकि एंगलर और प्रिंटल जो एपिटेली समूह है जिसके अंदर पेटल उपस्थित, पेटल हमेशा फ्री होते हैं, वो उसके अंदर एपिटेली के अंदर रेननकुलेसी को सबसे एडवांस माना गया है। ठीक है, अब आप वापस दूसरे जो है समूह जिसको हम लोग मेटाक्लेमाइडी या सिम्पिटेली कहते हैं, इसमें परिदलपुंज हमेशा 2 चक्रों में होगा। दलपुंज सदैव गैमोपिटेलस हो गए। इसमें 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज को सम्मिलित किया गया है। इसकी प्रिमिटिव फैमिली है
क्लिथेरेसी या ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं एरिकेल्स। और इस प्रकार से जब आगे बढ़ते जाओगे तो सबसे लास्ट में जो एडवांस फैमिली है उसमें किसको माना गया है, कंपोजिटी और एस्टेरेसी। ये इस क्लासिफिकेशन की एक विशेषता भी है कि अकॉर्डिंग टू एंगलर और प्रिंटल के कंपोजिटी फैमिली को सबसे एडवांस माना गया है, जो कि जातिवर्तीयता को सही साबित करता है। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है। आप इसमें से कम जो याद रखेंगे, आप डिवीज़न, सब डिवीज़न, जैसे एक कोई भी क्लास है उस क्लास की प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा है, एडवांस कौन सा है, जिसके ऊपर एंगलर और प्रिंटल ने जोर दिया था। अब आप देखें कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर मेरिट यानी विशेषताएं या गुण और दोष के बारे में अगर हम करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो है कि ए पिटेली और पॉलीपिटेली को एक समूह में विलय कर दिया गया, जो कि इस क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषताएं मानी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए पिटेली और पॉलीपिटेली को इसमें संयुक्त कर दिया गया था, जो बेंथम और हुकर नहीं कर पाए थे। यह वर्गीकरण पद्धति आइक्लर द्वारा प्रस्तुत पद्धति का विस्तृत रूप है तथा ये कई प्रकार से उसका अनुसरण भी करती है, यानी जातिवर्तीयता का। यह वर्गीकरण पद्धति पौधों की जातिवर्तीयता एवं पुष्पों में बढ़ती जटिलता की व्याख्या करती है। कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन फ्लावर। आप ये देखें कि प्रिमिटिव करेक्टर और एडवांस करेक्टर के बारे में हमने पहले कंपेयर किया था। पौधों की पहचान के लिए कुंजियों के साथ साथ प्रत्येक पादप वंश और प्रजाति के आवश्यक चित्र भी दिए गए हैं क्लासिफिकेशन में। कंपोजिटी एवं ऑर्किडेसी को डाइकॉट और मोनोकॉट की सबसे विकसित फैमिली के रूप में माना गया है, जो कि इस क्लासिफिकेशन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर डीमेरिट की अपन बात करें तो मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखना आधुनिक अवधारणा के विपरीत है। यह इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण दोष है। डाइकॉट से पहले रखना मोनोकॉट को, ये आधुनिक या मॉडर्न जो कंसेप्ट है वो उसको फॉलो नहीं करता है। एमेंटिफेरिकुल जैसे कैजुराइनेसी, बेटुलेसी और शेलिकेसी को प्रिमिटिव माना गया है, जो कि अनुचित है। कई वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी प्रिमिटिव फैमिली है, इनका विकास एमेंटिफेरी से नहीं हो सकता, जबकि एंगलर और प्रिंटल ने एमेंटिफेरी को पहले माना गया है और रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी को बाद में माना गया है। एंगलर और प्रिंटल ने इन दोनों को एमेंटिफेरी से विकसित माना है, जो कि गलत है। इसी प्रकार ऑर्डर जो हिलोबी है को पेंडेनेल्स और ग्लूमीफ्लोरी के मध्य में रखा गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। तो कुछ विशेषताएं हैं और कुछ इसमें डीमेरिट भी सम्मिलित की गई है। तो आज हमने बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में, एंगलर और प्रिंटल का क्लासिफिकेशन जो जातिवर्तीयता पर आधारित था उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।